बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिन्यामिन है और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन टॉपिक्स के नाम है पैराऑक्सीजोम्स एंड ग्लाइऑक्सीजोम्स। तो पहले हम समझेंगे कि पैराऑक्सीजोम्स क्या है। तो पैराऑक्सीजोम्स को अगर हम देखें तो ये दो वर्ड का मजमुआ है, एक वर्ड पैरोक्साइड जबकि दूसरा वर्ड सोमा है। तो पैरोक्साइड का मतलब होगा ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो उसको हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड कहेंगे। जबकि सोमा वर्ड का मतलब बॉडी होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी बॉडी जिसके अंदर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पड़े हैं उस बॉडी का नाम पैराक्सीसोम्स है। तो ये इसका लिटरली मतलब ये होगा, ऐसी बॉडी जिसके अंदर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हो उसको हम पैराक्सीसोम्स कहेंगे। अगर हम देखें तो ये नज़र आ रही है स्ट्रक्चर हमें सेल की। इस सेल के अंदर हमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स नज़र आ रहे हैं, जबकि उनमें से एक ऑर्गेनेल जो ये नज़र आ रहा है हमें, इसका नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसी से एक और ऑर्गेनेल जन्म लेता है जिसका नाम है पैराक्सीसोम्स। तो पैराक्सीसोम्स जो है वो क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट हो रहा है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिंगल मेम्ब्रेन है तो ये भी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगी। इसके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स होंगे जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देंगे। अब इस स्लाइड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पैराक्सीसोम्स है क्या, इसको कैसे डिफाइन करें। तो पैराक्सीसोम्स हमें पता चला कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और अगर साइज़ की बात करें तो ये लाइसोसोम से भी स्मॉलर साइज़ के होते हैं। और हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है और जब मेटाबॉलिज्म होगा तो बहुत सारी बाय प्रोडक्ट बनती हैं। उनमें से एक बाय प्रोडक्ट का नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो पैराक्सीसोम्स का काम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन करना और इनकी डिकम्पोजिशन करना है। अब फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन क्यों हो रही है? देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है मेटाबॉलिज्म के दौरान बनने वाली बाय प्रोडक्ट है। अब इसका अगर हम रोल देखें हमारी बॉडी के अंदर क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रोल हमारी बॉडी के अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करना है। इसका मतलब ये होगा कि अगर बाहर से कोई फॉरेन पैथोजन या जरासीम हमारे जिस्म के अंदर आएंगे तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड उनको किल करने का काम करेगा या फिर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। तो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारी ज़रूरत भी है। इसके अलावा अगर हम देखें सेल के अंदर जो सिग्नलिंग का सिलसिला होता है कि पर्टिकुलर सेल के अंदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो एक डिफरेंट पाथवे सेल के अंदर जो है वो रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से सेलुलर जो फंक्शन है वो नॉर्मल होंगे। सेल को कब ग्रोथ करनी है और सेल को कब जो है सेल की डेथ होनी है, तो इनके लिए कोई ना कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का होना ज़रूरी है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो क्या करेगा, एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का रोल प्ले करेगा। जब सेल की ग्रोथ हो करवानी होगी तो ये उस पाथवे को स्टिमुलेट करेगा जिससे सेल की ग्रोथ हो या हमारी बॉडी की ग्रोथ हो, या फिर जब सेल की डेथ करवानी हो तो ये उन पाथवे को स्टार्ट करवाएगा कि सेल की प्रॉपर तरीके से सही तरीके से सेल की डेथ करवाई जाए, एपोप्टोसिस करवाई जाए। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है हमारी बॉडी के अंदर लो कंसंट्रेशन में पाया जाता है, मगर अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, एक्सेसिव अमाउंट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनना शुरू हो, तो वो हमारे लिए नुकसानकार है। तो इसको डिकम्पोज करना हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम होता है। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी ओरिजिनेशन जो है पैराक्सीसोम्स की ओरिजिनेशन कहाँ से होती है और फाउंड कहाँ पर होंगे। तो अगर हम बात करें ओरिजिनेशन की, ये अराइज कहाँ से होते हैं, ये बनते कहाँ से हैं? ये बनते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जैसे कि सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो पैराक्सीसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा। और इसके साथ साथ अगर हम देखें इसके अंदर हमें मुख्तलिफ एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। उन एंजाइम्स की अगर बात करें तो कौन कौन से एंजाइम पैराक्सीसोम्स के अंदर हो सकते हैं, उनमें से एक एंजाइम का नाम पैराक्सीडेज जबकि दूसरा कैटालेज, जबकि एक और एंजाइम जिसका नाम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है। तो ये एंजाइम्स जो हैं वो एक मेम्ब्रेन के अराउंड, एक सेक के अराउंड पाए जाएंगे और उस सेक का नाम पैराक्सीसोम्स होगा जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट हो रहा है। तो अगर हम बात करें ये हमें नज़र कहाँ पर आएंगे, ये फाउंड कहाँ पर होंगे, तो ये बहुत सेल्स यानी कि एनिमल सेल्स के अंदर या फिर प्लांट सेल के अंदर हमें पैराक्सीसोम्स देखने को मिलते हैं। अब हमने बात की कि पैराक्सीडेज, कैटालेज और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं जो कि पैराक्सीसोम्स के अंदर पाए जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि इनका रोल क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में हम इन एंजाइम्स का रोल समझने की कोशिश करेंगे।
तो पेरोक्सीडेज और जो कैटालेस एंजाइम यहाँ हमें नज़र आ रहा है, इनका काम ये होगा कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करेंगे, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करने में रोल प्ले करेंगे। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे ब्रेक डाउन होगा, इसको समझते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि ये हमारे पास वाटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड नज़र आ रहा है। अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का आइटम बनेगा। मगर अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना होकर दो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो हमें वाटर के मॉलिक्यूल भी दो बनेंगे और ऑक्सीजन के भी दो एटम आपस में कंबाइन होकर O2 बनेंगे। अब हम यूँ कह सकते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब ब्रेक डाउन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल और O2 बनेगा, और ये रिएक्शन करने के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है वो एंजाइम का नाम है कैटालेज। तो कैटालेज और पेरोक्सीडेज और कैटालेज जो दोनों एंजाइम है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करते हैं और वाटर और ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लेवल एक्सेसिव अमाउंट में नहीं रहता। अगर एक्सेसिव हो जाएगा तो वो हमारे लिए टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करेगा। पेरोक्सीसोम्स के अंदर एक और एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है। अब ये ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज का काम ग्लाइकोलिक एसिड को कन्वर्ट करना होता है ग्लाइसिन के अंदर। अब ये काम कैसे होगा, ये समझने के लिए मैं आपको एक और स्लाइड दिखाऊंगा, उसके बाद दोबारा हम यहाँ वापस आकर इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। प्लांट हमें पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ पर करेंगे। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं एक ऑर्गेनेल के अंदर जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है, और वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर बाहर से एयर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ओके, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा है वहाँ पर एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम रिबुलोज बिसफॉस्फेट है। इन दोनों मॉलिक्यूल को कंबाइन करते हुए एक साइकिल चलती है जिसका नाम डार्क रिएक्शन या फिर केल्विन साइकिल है, और ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। और ये काम जो है प्लांट करेगा, इस अमल का नाम फोटोसिंथेसिस है। और ये काम जो है तब होगा जब लाइट रिएक्शन होगा, उससे एनर्जी बनेगी, तो उसके बाद ये डार्क रिएक्शन या फिर केल्विन साइकिल स्टार्ट होगी। ये काम करने के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है। अब मान लेते हैं प्लांट जो है एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से अगर वो प्लांट स्टोमेटा को ओपन करते हैं तो नतीजे में क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा, और स्टोमेटा ओपन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर तो आ जाएगा, मगर वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा एवापोरेट हो जाएगा, जिससे प्लांट की डेथ हो सकती है डिहाइड्रेशन की वजह से। प्लांट इसके बचने के लिए एक अल्टरनेटिव पाथवे शुरू करते हैं जिसका नाम फोटो रेस्पिरेशन है। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होगा, प्लांट के जो है वो स्टोमेटा हॉट इन्वायरमेंट में क्लोज्ड रहेंगे या फिर पार्शली क्लोज्ड रहेंगे, जिसके नतीजे में बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर सही से नहीं आ सकेगी, और ये केल्विन साइकिल जो है वो बाहर के कार्बन डाइऑक्साइड आने की वजह से जो स्टार्ट हो रही है वो उस वे से स्टार्ट नहीं होगी, एक अल्टरनेटिव वे से स्टार्ट हो सकती है। अगर प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा रहा, स्टोमेटा जो है वो पार्शली जो है वो क्लोज्ड है या बिल्कुल क्लोज्ड है, तो फिर प्लांट के अंदर एक और चीज़ की मिकदार बढ़ती जाएगी जिसका नाम ऑक्सीजन है। क्योंकि प्लांट के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आती है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन आती है। अगर प्लांट स्टोमेटा बंद कर लिया पर उसके अंदर तो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी है, वो फोटोसिंथेसिस करवाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और रिबुलोज बिसफॉस्फेट को मिलाकर ग्लूकोज जब बनाएगी तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। उसके बाद स्टोमेटा क्लोज होंगे तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, मगर अंदर तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ चुका होगा। अब ये जो अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ चुका है, ये ऑक्सीजन कंबाइन होगी रिबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ। कहाँ पर कंबाइन होगी, ये कंबाइन होगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम फास्फोग्लाइकोलेट है। इसके अलावा भी एक और कंपाउंड बनेगा, मगर हम अपने टॉपिक की तरफ रहते हुए मुख्तसरन बात करेंगे। तो फास्फोग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से मूव करके वो आएगा पेरोक्सीसोम्स के अंदर, जहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसका नाम ग्लाइकोलेट है। अब ये जो ग्लाइकोलेट है इसकी कन्वर्जन होगी और एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम ग्लाइऑक्सिलेट है, और इसके बाद एक और मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम ग्लाइसिन है। अब ये ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन का बनना, ये काम हो रहा है पेरोक्सीसोम्स के अंदर, और ये काम करने के लिए कोई ना कोई एंजाइम तो रेस्पॉन्सिबल होगा। जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा उसका नाम जो है वो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है, जिसको बारे में हमें डिस्कस करना है। पर याद रखें ये काम तब होगा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी और उसकी जो बाय प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसी स्ट्रक्चर को दोबारा बैक टू द टॉपिक जाकर समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें यही चीज़ नजर आएगी, ग्लाइकोलिक एसिड
ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लाइसिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है, और ये काम करने के लिए हमें ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, और ये तमाम तरह रिएक्शन कहाँ होगा, पेरोक्सिसोम में होगा। उस स्ट्रक्चर को पूरा करते हैं जो देख रहे थे। तो इस स्लाइड को थोड़ा दोबारा पूरा कर लेते हैं। वैसे तो हम ये चैप्टर नंबर जो है अगला जो हमारा चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स वाला, उसमें हम ये डिटेल से पढ़ेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन क्या है, पर क्योंकि ये हमने बात शुरू की है तो थोड़ा सा इसका इंट्रो देख लेते हैं। तो हमने देखा कि अगर प्लांट हॉट इन्वायरमेंट में है तो प्लांट अपने स्टोमेटा बंद करेगा, नतीजे में बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आना रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि स्टोमेटा क्लोज या फिर पार्शली क्लोज्ड है। तो प्लांट के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, और प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को कंबाइन करेगा रिब्यूलोज बेस फॉस्फेट के साथ, और इसके लिए जो एंजाइम होगा उसका नाम रुबिस्को है, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमने देखा एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम फास्फोग्लाइकोलेट है, और ये फास्फोग्लाइकोलेट वाला कंपाउंड ट्रेवल करते हुए ये आएगा एक और ऑर्गेनेल में जिसका नाम पेरोक्सिसोम है। तो पेरोक्सिसोम्स के अंदर ये जो फास्फोग्लाइकोलेट है ये कन्वर्ट होगा ग्लाइकोलेट में, और यहाँ से फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लाइ ऑक्सीलेट बनेगा, और आगे चलकर वहाँ से बनेगा ग्लाइसिन, और ये काम होगा तो बाय प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएगी जिसका नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारे पास ग्लाइसिन जो बना है पेरोक्सिसोम्स के अंदर, ये ट्रेवल करके आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो यहाँ हमें दिखाया गया है ग्लाइसिन। अब ये जो ग्लाइसिन है आगे चलकर ये कन्वर्ट होगा सीरीन में, और सीरीन दोबारा बैक जो है वो जाएगा एक और ऑर्गेनेल में जिसका नाम पेरोक्सिसोम्स है। तो पेरोक्सिसोम्स कन्वर्ट करेगा इसको दोबारा एक और कंपाउंड में जिसका नाम ग्लाइसरेट है, और ग्लाइसरेट दोबारा एंटर होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो ग्लाइसरेट है वो केल्विन साइकिल का हिस्सा बनेगा, और इनडायरेक्ट वे से क्या बनेगा, ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी। बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आया, एक अल्टरनेटिव पाथ चला और वहां से ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई। रिबुलोज बिसफॉस्फेट जो है वो कंज्यूम हुआ, और ऑक्सीजन के साथ इन्होंने रिएक्शन किया, और केल्विन साइकिल इन्होंने स्टार्ट करवाई। इस अमल का नाम फोटो रेस्पिरेशन है, क्योंकि ये लाइट की मौजूदगी में काम होता है। और इसको फोटो रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं, हमें पता है रेस्पिरेशन वर्ड का मतलब क्या है। रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कार्बोहाइड्रेट का टूटना और एनर्जी बनना। अगर हम इसको देखें तो यहाँ कौन सा कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है, यहाँ हम देखें तो यहाँ पर रिबुलोज बिसफॉस्फेट टूट रहा है और एनर्जी नहीं बन रही। पर ये काम कहाँ हो रहा है, ये काम हो रहा है दिन में हो रहा है, और प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है। और उसके लिए अदर ऑर्गेनेल कौन कौन से इन्वॉल्व है, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व है। ऐसा रिएक्शन जिसमें कार्बोहाइड्रेट टूटे और वो काम दिन में हो और एनर्जी ना बने, ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटो रेस्पिरेशन का। फोटो रेस्पिरेशन लाइट की वजह से जो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज की जगह पर रिबुलोज बिसफॉस्फेट टूट रहा है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और इस अमल का नाम फोटो रेस्पिरेशन है। क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं बन रही, इसलिए इसको हम वेस्टफुल प्रोसेस भी कहते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स वाले में, क्योंकि बात पेरोक्सिसोम्स की चल रही थी तो हमने सोचा थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि ग्लाइकोलिक एसिड से ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लाइसिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, और जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा उसका नाम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है। अच्छा, इसके अलावा अगर एक और देखें तो रेक्टेंगल बॉक्स में एक और चीज़ लिखी हुई है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है टॉक्सिक जो मादे हैं जो सेल के अंदर बनेंगे उनका टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो रिमूव करवा दिया जाए। ऐसे प्रोसेस को हम डिटॉक्सिफिकेशन कहेंगे। डी का मतलब रिमूवल, टॉक्सिक मतलब बेकार मादे। ऐसा प्रोसेस जिसमें टॉक्सिक मटेरियल जो है वो उसका इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो या खत्म हो, उसको डिटॉक्सिफिकेशन कहेंगे। तो लीवर के अंदर या फिर किडनी के अंदर हमें पता है पेरोक्सिसोम्स होंगे जिनका काम डिटॉक्सिफिकेशन करवाना होगा। अगर कोई बंदा अल्कोहल पी रहा है तो उस अल्कोहल का इफेक्ट जो है वो ख़त्म करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन करवाने के लिए पेरोक्सिसोम्स रेस्पॉन्सिबल है। तो यही लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन अल्कोहल को ड्रिंक कर रहा है तो उसका जितना भी उसने अल्कोहल ड्रिंक किया है तो हाफ ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल जो है वो रिमूव करने में हमारे पास जो पेरोक्सिसोम है उसका अहम रोल होगा। अब हम बात करेंगे एनिमल के अंदर क्या फंक्शन है, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी पास बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, फिर भी इस स्लाइड में भी देखेंगे। इनका काम क्या होगा, इनका काम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करना होगा, और ये हमें किन सेलों में ज़्यादा नजर आएंगे, ये लीवर के सेल के अंदर पेरोक्सिसोम ज़्यादा नजर आएंगे, और फैट स्टोरिंग सेल के अंदर हमें ज़्यादा नजर आएंगे। जैसे कि हमें पता है कैमल, कैंगरू और रेप्टाइल, इनके पास जो सेल हैं लीवर के या फिर फैट के, यहाँ पर हमें ये ज़्यादा पेरोक्सिसोम देखने को मिलेगा। एनिमल सेल के अंदर और क्या फंक्शन हो सकते हैं इनके, ये भी देखते हैं।
तो एनिमल सेल के अंदर ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म करवा सकते हैं। लिपिड की मेटाबॉलिज्म किस तरह से, मिसाल फैटी एसिड्स हमारे पास होते हैं, तो ये फैटी एसिड की ये ऑक्सीडेशन करवाएंगे और उससे क्या बनाएंगे भाई, एनर्जी बनाएंगे। मिसाल हमारे पास जो फैटी एसिड की चेन है, उन फैटी एसिड को चेन को ये ब्रेक डाउन करेंगे दो दो कार्बन में, और वो आगे चलकर वो वहाँ से एसिटाइल कोए बनेगा, और वो एसिटाइल कोए आगे चलकर क्रेब्स साइकिल का हिस्सा होगा, और वहाँ से एनर्जी बनाने में भी ये अहम रोल प्ले कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कौन सी चीज़ बनाएंगे, ये फास्फोलिपिड बनाने में भी अहम रोल प्ले करते हैं। फास्फोलिपिड हमें पता है सेल की जो मेम्ब्रेन है उसकी इंटीग्रिटी के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उनकी जो कंपोजिशन है फ्लूइड इन नेचर रखने के लिए ये अहम रोल प्ले करेंगे। और उसके साथ साथ आइसोपेरिनोइड जो है वो उसकी भी बायोसिंथेसिस करवाएंगे। आइसोपेरिनोइड से फिर आगे चलकर क्या बनेगा, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन हो सकती है। और हमें पता है कोलेस्ट्रॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी नज़र आता है, एनिमल सेल के अंदर। और एक स्पेशल किस्म का सब टाइप बनाएंगे फास्फोलिपिड का, जिसका नाम प्लाज्मेलोजिन है। और ये प्लाज्मेलोजिन क्या है, ये हमें पता है कि ये एक किस्म का फास्फोलिपिड का ही सब टाइप है। और ये हमें ज़्यादातर नज़र आता है कहाँ पर, ब्रेन के सेल के अंदर, जिनका काम ये होगा कि ब्रेन के सेल के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, न्यूरोलिमा, तो ये उसकी मेम्ब्रेन को जो है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, उसकी नेचर को जो है वो मेंटेन करते हैं। और अगर हम बात करें प्लांट सेल के अंदर, तो प्लांट सेल के बारे में भी हमने देखा किस तरह से वहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन हो रही है। तो प्लांट के अंदर ये ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन बनाते हैं, और ये फोटो रेस्पिरेशन के अंदर ये काम हो रहा है। और ये काम करने के लिए पेरोक्सिसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होंगे, और एंजाइम का नाम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है। अब वक्त है कि समझा जाए एक और ऑर्गेनेल जिसका नाम है ग्लाइकोलिसोम्स। ग्लाइकोलिसोम को समझने से पहले हमने एक चीज़ पहले डिस्कस की हुई है जिसका नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। हमें पता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और वो दूसरे ऑर्गेनेल को भी जन्म दे सकता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स आ जाते हैं। सिमिलरली एक और ऑर्गेनेल जिसका नाम ग्लाइकोलिसोम्स है, इसको अभी गोल्जी कॉम्प्लेक्स जन्म देगा। तो जो इनकी ओरिजिनेशन है वो कहाँ से होगी, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होगी। अगर हम बात करें इनकी स्पेशलाइजेशन की, तो इनके बारे में ये कंसिडर किया जाता है कि ये स्पेशल किस्म के पेरोक्सिसोम्स हैं, जो कि हमें नज़र आएंगे फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ के अंदर, जैसे कि फीड के अंदर पड़ा हुआ एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म के अंदर हमें फूड स्टोर होता है ना। अब इसके अलावा अगर हम देखें कि इनकी स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के लिहाज से ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमें पता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, तो ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होगा। इनके अंदर हमें फाइन ग्रेनुलर स्ट्रोमा नजर आएगा। इस स्लाइड में हम बात करेंगे इनका फंक्शन क्या है। तो ग्लाइकोसोम्स के अंदर एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं, और इन एंजाइम का काम होता है कि फैटी एसिड से शुगर बनाया जाए। तो फिर ये फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए ये एंजाइम मास्टर है, और ये काम जिन एंजाइम के अंदर होते हैं वो एंजाइम कहाँ अवेलेबल होंगे, वो ग्लाइकोसोम्स के अंदर अवेलेबल होंगे। और ये एक किस्म की साइकिल चलती है, जिसके अंदर फैटी एसिड को कन्वर्ट किया जाता है शुगर के अंदर, और इस साइकिल का नाम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है। और इसमें जो जर्मिनेटिंग सीडलिंग है, ये इनके अंदर जो है वो फैटी एसिड्स होते हैं, वो फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में तब्दील करते हैं, और प्लांट के लिए कार्बोहाइड्रेट नहायत ज़रूरी है। और इस काम साइक्लिक मैनर में होगा, और इसलिए हम इसको ग्लाइकोजिलेट साइकिल कहते हैं। अ, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।